प्रणाम भाभी। तो भैया ने फाइल मंगाई है इनकम टैक्स पर। अंदर आओ। कोई मेहमान आ रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। हमारे बीच में पहले दिन से ही एक आकर्षण था। मेरे साथ भाग चलोगे? कहाँ? जॉगिंग? आजाद करो मुझे इस पिंजरे से। कौन सा पिंजरा? अरे सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे पता था कि सुमित ये बात कभी नहीं समझेगा। वो अफेयर बस जरूरत से निकली, मेरी ये गलती थी। ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि तुमने अफेयर किया? क्या था ये पिंजरा? कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही राकेश। ऐसे पीठ दिखाने से तो प्रॉब्लम हल नहीं होगी ना। कौन सी प्रॉब्लम है शाली? कौन सी प्रॉब्लम? यही कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, दिन रात हमारे भविष्य के लिए मेहनत करता रहता हूँ। शाली ठीक है ना, बच्चा नहीं हो रहा है तो 1-2 साल में हो जाएगा। बात सिर्फ बच्चा होने ना होने की नहीं है, वो अलग मसला है। मसला है इस बेडरूम का, जो तुम्हारी और मेरी दोनों की खुशी के लिए बना है। 4 साल से कह रही हो राकेश, डॉक्टर के पास चलते बात करते हैं किसी से। वैशाली तुम्हें क्या बात करनी है किसी डॉक्टर से? क्या कहना है किसी को? यही कि हम दोनों के बीच में संबंध बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, एक दूसरे को सैटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। वैशाली मैं सेटिस्फाई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमारी प्राइवेट जिंदगी की दुनिया में नुमाइश क्यों करना चाहती हो? कौन सी प्राइवेट जिंदगी? हाँ, कौन सी प्राइवेट जिंदगी? एक झूठ ही जी रहे थे हम, एक झूठ जो राकेश ने खुद को बोल रखा था कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो हुआ सो हुआ, मैं इसे तुम्हारी गलती समझकर माफ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफी नहीं राकेश, डिवोर्स चाहिए। मैंने मुंबई में सारी सेटिंग कर ली है, अगले हफ्ते मुंबई निकल रहे हैं हम। मुझे मुंबई नहीं जाना, वहाँ कौन है हमारा? तभी तो मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारा कोई नहीं है, वहाँ हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। लेकिन हमें तो पता होगा हमारे बारे में, उसे खुद से कब तक छुपाते रहेंगे राकेश? क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास, जितनी भी शॉपिंग करनी है दिल खोल के कर लो, जिससे भी मिलना है एक आखिरी बार मिलो। और मैं वो आखिरी बार भी सुमित से नहीं मिली, और अब राकेश गायब क्या हो गए ये सुमित अचानक से पूरे 1 साल बाद यहाँ धमक गया है। वैशाली ने बोला था मुझसे कि राकेश भाई हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सामने से मुझे कुछ नहीं पूछा और ना ही नौकरी से निकाला। मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन अफेयर जारी रखा। मेरी तरफ से तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था सर, लेकिन वैशाली ने उसके बाद मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसके बावजूद तुम यहाँ मुंबई में आ गए और फिर दोनों ने मिलकर राकेश को मार डाला। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब मैंने अखबार में पढ़ा कि राकेश भाई गायब हो गए हैं, शायद सुसाइड हुआ हो, मर्डर हुआ, मुझे लगा मुझे वैशाली के साथ होना चाहिए, शायद फिर से हमारा रिश्ता जुड़ जाए। मैम ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे बीच, बस 4-6 दफा फिजिकल संबंध हुए थे। मेरी गलती थी, मैंने डिवोर्स मांगा, राकेश ने दिया नहीं। मैंने समझौता कर लिया था अपने तकदीर के साथ, कबूल कर लिया था कि मुझे शायद इस जिंदगी में वो शारीरिक सुख नसीब नहीं होगा। वैशाली, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे सुमित वाले अफेयर की वजह से राकेश को अपनी कमियों का ज्यादा एहसास हुआ हो और उसने आत्महत्या कर ली हो? अगर ऐसा होता तो वो कभी तो जताते, कुछ तो बोलते, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो आत्महत्या करने वाले आदमी नहीं है। तो फिर सुमित ने राकेश का कत्ल कर दिया हो? माना मैं उसके लिए यहाँ चला आया, उसे कभी बुला नहीं पाया, लेकिन मैं इतना गया गुजरा इंसान भी नहीं हूँ कि किसी का कत्ल करने का सोचूं। सर, राकेश भाई के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा हाथ है या और हाथों ने तुम्हारा हाथ बटाया था, ये तो बहुत जल्द पता। ओमकार, ओमकार, क्या हुआ? इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? अरे पसीना क्यों आया? वो एक्सरसाइज कर रहा था ना, मैंने खाना गरम करके खा लिया है। दोस्तों से मिल के आता हूँ जरा। इस वक्त? हाँ, वो कल टेस्ट है ना, तो तैयारी करनी है। मैंने पटना पुलिस से कंफर्म किया, सुमित 4 अक्टूबर को पटना में ही था। एक्चुअली स्वाति, मुझे तुम्हारे लॉजिक में दम लगता है। भले इस राकेश ने सुमित और वैशाली के अफेयर को माफ करने की बात की हो,
लेकिन ये राकेश अंदर ही अंदर घुट रहा होगा, अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेस हुआ हो और कूद गया हो। सर दरअसल मैं अपनी थियरी को डाउट कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि शायद ये वैशाली झूठ बोल रही हो, वैशाली और सुमित ने मिलकर ही राकेश को मार डाला हो, इसलिए मैंने दोनों की सीडीआर मंगवाई है। शायद ये सुमित ने पटना से ही कत्ल करवाया होगा। सर वो लड़का आया है, बाइक चोर ओमकार कदम। किसका नैपकिन है ये? मेरा है सर। इस पर खून किसका है और ये हमें क्यों दिखा रहे हो? वो मैंने आप लोग को बाइक के बारे में पूरी बात नहीं बताई थी, एक बात छुपाई थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? वो मुझे लगा कि आप लोग मुझ पर शक करेंगे। तो अब तुम्हें अचानक ऐसे क्यों लगा कि हम तुम पर शक नहीं करेंगे? आप लोग ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे जाने दिया, और दादू भी बोले कि मुझे आप लोग ने एक चांस दिया है, इसलिए मुझे लगा इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। शायद उस आदमी ने सुसाइड नहीं किया हो, उसका मर्डर हुआ हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ कामरे, तुरंत सर्च पार्टी भेजो। ओमकार तुम जरा बाहर बैठो। जी सर, राकेश का लोडर असलम दलवाई आज दिन भर से घर से नहीं निकला, और जब नजर रखने वाले बंदे दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो घर पे कोई नहीं था और पीछे की खिड़की खुली थी। स्वाति, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो और उस असलम को अपनी कस्टडी में ले लो। क्या है वसंत जी? अरे मुझे मेरे पैसे कब मिल रहे हैं? ये लगभग साबित हो चुका था कि राकेश सिन्हा का कत्ल किया गया था, लेकिन ये कत्ल किया क्यों गया, इसके पीछे का मकसद क्या था, इसके पीछे आखिर था कौन? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। इस कत्ल की हकीकत सामने आने के लिए असलम दलवाई का हाथ लगना जरूरी था। असलम भाई? नहीं मैडम, एकदम गाय आदमी है, वो क्यों सर का मर्डर करेगा? और असलम भाई का कभी किसी के साथ पंगा नहीं हुआ है मैडम, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई। तो फिर ये असलम फरार क्यों हुआ? फोन भी स्विच ऑफ है। उसे पता चल गया था कि हम उस तक बहुत जल्द पहुंचने वाले, इसलिए मौका देखते ही भाग गया। कोई ऐसी जगह पता है जहां वो छुप सकता है? हाँ, उसके गांव का एड्रेस है हमारे पास। हमने पता किया, वो वहां नहीं है। सर, सुमित और वैशाली के बीच पूरे 1 साल कोई कांटेक्ट नहीं रहा, सिवाय 3 दिन पहले जब सुमित ने वैशाली को कॉल करना शुरू किया, जो कि उसने कबूल किया। दोनों की कॉल लिस्ट में ऐसा कोई नंबर भी नहीं जिससे उन पर शक जाए। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, हाल ही में अकाउंटेंट वसंत प्रधान की तरफ से वैशाली को कई कॉल्स किए गए। मेरी मेहनत की कमाई है सर, और मुझे इस वक्त उसकी सख्त जरूरत है। मैंने बॉबी को बोला था कि वैशाली ऑथराइज है मेरे चेक को साइन करने के लिए, लेकिन बॉबी ने बोला पहले राकेश को मिल जाने दो। अरे मेरे को मेरे पैसे की अभी जरूरत है, इसलिए मैं लगातार वैशाली को फोन कर रहा था। बोलिए क्या गुनाह किया मैंने? अकाउंटेंट वसंत प्रधान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि 4 अक्टूबर की सुबह सिर्फ एक वही था जिसने राकेश को ऑफिस में देखा था, जिसके बाद राकेश गायब हुआ। पर क्या सच में वसंत ही था जिसने आखिर में राकेश को फैक्ट्री में देखा था? आखिरकार पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला, अब असलम भी पकड़ा गया था। उससे पुलिस को आगे की एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली, केस क्लोज होने वाला था, मुजरिम तक पहुंच पक्की होती गई। इस जुर्म का अतीत से रिश्ता जरूर था, एक आदत से, एक फितरत से, जो बदलने का नाम नहीं ले रही थी। असलम, अब तू खुद बोलेगा या खातिरदारी करी थी? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो छुप क्यों रहा था तू? मैं डर गया था, मुझे सच में नहीं पता कि उस सुबह करी थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो छुप क्यों रहा था तू? मैं डर गया था, मुझे सच में नहीं पता कि उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था। अभी हमारी 5वीं एनिवर्सरी के लिए आपने ज्वेलरी बनाई थी, साड़ियाँ भी खरीदी। तुम ये बताओ, ये सोने का हार तुम्हें पसंद तो आया ना? सच कहूँ तो नहीं राकेश, मुझे ये सोने का हार नहीं पहनना। मुझे बस इस सोने के पिंजरे से आजाद होना है। फिर से बोल रही हूँ राकेश, मुझे डिवोर्स चाहिए।
पिछले साल जब तुमने सुमित के साथ अफेयर किया था तब भी तुमने डाइवोर्स की डेट लगा रखी थी। इस बार फिर से अफेयर शुरू किया? नहीं राकेश, मैं तो उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। मैं सुमित की बात नहीं कर रहा हूँ वैशाली। इस बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वैशाली, मैं बॉम्बे साइड जा रहा हूँ, 2 पार्टीज की मीटिंग है, देर रात लौटूंगा। ठीक है। बुरी आदत जाती नहीं है ना तुम्हारी। जिसे तुम बुरी आदत कह रहे हो ना राकेश, वो हर इंसान की जरूरत है, पर तुम्हारी समझ के परे। सब समझते, पर तुम ये नहीं समझते हो कि आदमी बस एक खुशी नहीं दे पा रहा तुम्हें, बदले में हर तरह की खुशियां देता है तुम्हें। तुम्हारे नाम की एफडी, जमीन, कंपनी में पार्टनरशिप, हर तरफ तुम्हारा नाम लिखवाता हूं मैं। साड़ियां लेके देता हूं, जेवर लेके देता हूं, तब तो लेके देता हूं तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस जानवर की तरह बिस्तर। एक बात बताओ, अगर तुम्हें भूख लगी हो और मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं तो, या घर सजाओ तो, या खुद सज सज कर तुम्हारे पैर दबाओ तो, इससे तुम्हारे पेट की भूख मिटेगी? विशाली, दुनिया में से कई जोड़े हैं जो बिना एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए खुश रहते हैं। उन लाखों जोड़ों ने आके तुम्हें खुद बताया, तुम गए थे उनके बेडरूम्स में देखने? विशाली, मैं दूसरी बार भी तुम्हें माफ करने की। प्लीज प्लीज, माफी शब्द का इस्तेमाल भी मत करना तुम। और एक बात और सुन लो, ये जो बार बार तुम जेवर साड़ी की बातें करते हो ना, इससे मुझे घिन आती है। इसलिए नहीं कि तुम इन सबसे मेरी बेडरूम की नाखुशी को खरीदना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपने आप में भद्दे है, मेरी पसंद के ही नहीं है, जरा भी नहीं। तुम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद से लाते हो। कभी मेरी पसंद नापसंद जाने की कोशिश की तुमने? बस अपने लोगों में अपना नाम रोशन करवाना चाहते हो। समाज में भले ही लोग तुम्हें किसी हीरो का खिताब देते होंगे, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक जीरो हो। मैं तुम्हारे नाम के आगे से सारे जीरो काट देता हूं, एक तमड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें। इंश्योरेंस से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर हर जगह से तुम्हारा नाम मिटा देता हूं, फिर तलाक दूंगा तुम्हें। उसके बाद ये वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा ताकि हर कोई इसका मजा ले पाए। तुम्हारे माँ बाबा, भाई बहन सब, और तुम्हारे प्रेमी की पत्नी, सबकी फैमिली, सबके सब। कुछ दिनों तक राकेश और वैशाली के बीच भारी तनाव रहा। नहीं, तुम कल सुबह 7 बजे ऑफिस में मिलो मुझे, कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगा मैं। और आखिरकार वो दिन आ ही जाऊंगा। गया जब इस साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था। वो कल सुबह ऑफिस 7 बजे आने वाला है, इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। निकल गया। अफेयर सर मेरा फर्स्ट टाइम था सर। राकेश उस दिन एक नई डील के लिए शहर के बाहर गए थे, तो मुझे उन्होंने घर से एक फाइल मंगवाने के लिए कहा था। क्लाइंट का डील क्लोजर था, अर्जेंट था। उसे पता चल गया बॉबी। क्या? कभी? काफी दिन हो गए। फिर उसने अभी तक मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? वो उसका स्टाइल नहीं है। जो बोलना है मुझे बोल रहा है। क्या बोला? यही कि डिवोर्स देने को तैयार है। डिवोर्स? वैशाली, मैं शादीशुदा हूँ, मतलब बच्चा ऑन द वे है। तुमसे शादी करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं खुद ऐसा डिवोर्स नहीं चाहती जहां वो सारी प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस कंपनी, हर जगह से मेरा नाम निकले, और ना सिर्फ मुझे रास्ते पर लाए पर तुम्हें भी रास्ते पर लाए। मुझे? उसने बेडरूम में कैमरा छुपाया था बॉबी, कह रहा है वायरल कर देगा। तुम्हारी शक्ल, मेरी शक्ल, सब कुछ काफी साफ नजर आ रहा है। अब कुछ नहीं, बस राकेश को मार डालना होगा। क्यों जोक कर रही हो वैशाली? सीरियसली बोलो ना, क्या करना है? मैं मेरी जिंदगी के बारे में कभी जोक नहीं करती बॉबी। हम उसे मार डालेंगे। कंपनी की 50% पार्टनरशिप तुम्हें दूंगी, और हमारी बेडरूम की पार्टनरशिप जारी रहेगी जब तक दोनों में से कोई बोर ना हो जाए।
ये घर, पटना वाला घर, इंश्योरेंस का पैसा और बैंक में जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें मिलेगा ना? अब आए ना लाइन पर, सारे पैसों का 20% तुम्हें दूं। अब बोलो कब और कैसे करना? मुझे राकेश सर ने खुद एक रात पहले फोन किया था। किस बारे में? जी सर। असलम, कल 7:30 बजे आ जाना ऑफिस। जी सर। सर वो किस लिए सर? हमारा काम बढ़ाने का सोच रहा हूँ। पूरा गाला मैनेज कर सकोगे बतौर मैनेजर? जी सर, आराम से सर। इसलिए गया था मैं वहां, कितने अरमान लेकर, और क्या देखता हूं, और क्या किया मैंने, इतना बड़ा गुनाह। सुन, मुझे नहीं सुनना, साहब ने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस कांड के बारे में किसी से चू मत करना। अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया ना तो गांव में तेरे बीवी बच्चे, तेरे परिवार को काट देंगे। पुलिस भी शामिल है इसमें। मुझे बस घर जाने दीजिए। मैं यही कहूंगा कि बॉबी पिंटो और वैशाली सिन्हा पर हत्या करने और असलम दलवाई पर हत्या में षड्यंत्र करने के आरोप लगे। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी। एक बंधन से मुक्त होने के लिए हत्या का सहारा लेने वाली वैशाली सिन्हा अब अपने जुर्म के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूव हो गया ओमकार के नैपकिन पर मिले खून के ट्रेसेस वाकई में राकेश के ही थे। फोरेंसिक ये भी साबित कर पाई कि बाइक पर भी वही ट्रेसेस हैं और साथ ही बॉबी की उंगलियों के निशान भी मैच कर लिए गए। इस केस में सभी शामिल लोग, पीड़ित, आरोपी, संदिग्धों ने अपने आप को एक पिंजरे में जकड़ा हुआ पाया, पर यह पिंजरा हकीकत नहीं थी। सच तो यह था कि पिंजरा दरअसल इन्हीं सब का एक मानसिक दृष्टिकोण था, एक सोच थी जिसे वो बदल नहीं पाए, उसके शिकंजे से निकल नहीं पाए। आरोपी वैशाली की शारीरिक संतुष्टि की याचना बिल्कुल जायज शिकायत थी। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, पर उसने अफेयर से राहत पाने की कोशिश की और फिर अपने पति की हत्या को अपने पिंजरे की चाबी बनाया। और वजह सिर्फ यही नहीं थी, वैशाली रिहाई के साथ सोने का पिंजरा भी चाहती थी, और वो पिंजरा था राकेश की संपत्ति। और इसी के कारण वैशाली के साथ किसी भी किस्म की नैतिक सहानुभूति रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। दूसरी तरफ राकेश ने खुद अपने आप को एक झूठ के पिंजरे में कैद किया हुआ था। सच जानते हुए भी वो इस भ्रम में जीना चाहता था कि दुनिया की हर खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है। उसने अपनी पत्नी की जरूरतों को नजरअंदाज करके और फिर उसे ब्लैकमेल करके एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां हर कदम पर जुर्म का साया दस्तक दे रहा था। सही समय पर सही कदम उठाने से इन सब की जिंदगी इस तरह उलझने से बच सकती थी, कई जानें बच सकती थी, जिंदगियां पिंजरों की कैद से रिहा हो सकती थी। और ऐसा होना तभी संभव है जब इंसान अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को बदले, खुद इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करे, क्योंकि इस पिंजरे की चाबी हर इंसान के अपने हाथ में ही होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय